अगर आप भी 9 मई से वाकिफ हैं तो आज हमारी डिस्कशन होगी 9 मई के वाक़ये के ऊपर। एक नतीजा हम आसानी के साथ 9 मई के वाक़ये से अखज़ कर सकते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके लिए 20 से 25 साल के दरमियान एक लीडर को प्रिपेयर किया जाता है और फिर उसी लीडर को आपके सामने प्रेजेंट भी किया जाता है और चंद साल बाद इसको फिर हटाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कल कोई सच्ची पार्टी बनेगी, कोई सच्चा लीडर आएगा या हम और आप अपने हकूक के लिए सड़कों पे निकलेंगे तो फिर हम पे भी तरह तरह के फितवे लगेंगे। कोई कहेगा कि ये टेररिस्ट है, कोई कहेगा कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर में से है और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे न मैं और न आप कोई भी उससे बच नहीं सकते। पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी पे बेस करता है जहां जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस, और पाकिस्तानी अवाम को अगर भैंस मिल भी जाए तो उसके पास लाठी नहीं होती ताकि उसी भैंस को सही डायरेक्शन पे चला सके। जब पाकिस्तान सोसाइटी में अवाम की बात आती है तो वहां पे बेनजीर भुट्टो जैसे लोग और साथ जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लोग वही अपने ख्वाब अधूरे छोड़ के इस मुल्क से चले जाते हैं। अहम क्वेश्चन ये है कि 9 मई के वाकये के बाद क्या पीटीआई की पार्टी खत्म हो जाएगी? तो मेरे ख्याल में शायद ये एक हवा है और इसी हवा के नतीजे में जो दूर आया है इसी माशरे के अंदर ये चंद महीनों के बाद बैठ सकता है और जब ये बैठ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जिसने दावे किए थे इस पार्टी को खत्म करने के लिए उनमें इतना दम नहीं होगा कि इसको खत्म कर सके। और अगर ये पार्टी खत्म होती है तो फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कल कोई भी पार्टी अपनी हैसियत खो सकती है और कोई भी पार्टी उस पर ये वक्त आ सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप पीटीआई की बात करें तो परफॉर्मेंस पे तो जिस तरह 2018 में इसकी हालत थी 2023 के अंदर उससे और भी बुरा हाल हो चुका है। आप इन्फ्लेशन को देख ले, आप अपने मुल्क के फाइनेंस डिविजन्स को देख ले, किस तरह हमारे सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के साथ जब पीडीएम की गवर्नमेंट आती है और फिर चली जाती है तो उनकी भी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं है इस मुल्क के लिए। वही सेम चीज जो पहले हुआ करता था अभी भी उन्होंने इस मुल्क के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए। अगर बात पॉपुलैरिटी की आती है तो पीडीएम के जाने के बाद अगर पीटीआई की बात करें और आप थोड़ा जहमत करके खुद अवाम में चले जाए तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सियासी जमात कितनी पॉपुलर हो चुकी है। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको वेलकम भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखिए अगर हमारी ये चाहत है कि एक आइडियल पाकिस्तान होना चाहिए तो आइडियल पाकिस्तान को अचीव करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम आइडियल पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये वही बात है कि जिसकी तशरीह हम 75 साल में नहीं कर सकते और पाकिस्तान को कोई मैजिक नहीं चला रहा। ये मुल्क अगर है तो किसी की वजह से है, अगर स्टेट की इंस्टीट्यूशन है तो किसी की वजह से है, और अगर पॉलिटिक्स है तो भी किसी की वजह से है। इसी तरह अगर जुडिशरी है तो ये भी किसी की वजह से है। तो पाकिस्तान कोई मैजिक पे नहीं चल रहा। और अच्छी बात यह है कि जो मशीनरी है पाकिस्तान की भी चल रही है, ये अभी रुकी नहीं। तो चंद ऐसे मुखलिस फैक्टर्स भी हो सकते हैं इस सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से 75 साल में ये मुल्क बिक रहा नहीं, ये आज भी अपने पाँव पे खड़ा है। इसमें फ्लॉज मौजूद है लेकिन हम कतई इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। इस मुल्क की मशीनरी अभी भी चल दिखा रही है। अब हम देखते हैं कि 9 मई के बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिहाज से। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है, इसी तरह 9 मई का वाकया उसके पॉलिटिक्स के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होती है। इसका इम्पैक्ट हमारी हिस्ट्री के ऊपर भी हो सकता है और हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर भी, लेकिन इसको जरा गहरा देखने की जरूरत है। 9 मई को सीरियसली एनालाइज करने के बाद हमें बहुत से चीजों का पता चल जाता है, जिसमें अदलिया, पॉलिटिक्स, मिलिट्री और इसी तरह के स्टेट के और भी इंस्टीट्यूशंस। और जब हम इसको सही तरीके से एनालाइज करते हैं तो हम अपने माजी को भी जान सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस मुल्क में हो क्या रहा था और अभी क्या हो रहा है। इसके लिए जब ये शऊर बेदार हो जाए कि हम इसको गहरी नजर से देखें तो क्लियर इमेज सामने आ जाती है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि 9 मई का वाकया हो गया, इसको रोका क्यों नहीं किया? 9 मई के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें मेजॉरिटी केसेस में मिलिट्री के तंजीमात शामिल हैं। अब जब ये वाकया पेश आता है तो उसके बाद चंद दिन बाद ये बात सामने आती है कि शरपसंद अनासिर का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस हुए हैं उनकी जो भी डेटा है वो हमने कलेक्ट किए।
तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, अगर इतना नुकसान हो गया 9 मई में, तो जो बाद में 16 एमपीओ और 3 एमपीओ के जरिए लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या 9 मई के वाकये के रात को इसको रोका नहीं जा सकता था उसी 16 एमपीओ के तहत? क्योंकि हम बहुत से डिमेज को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया और हमने लोगों को छोड़ा कि आए और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाए। अगर 9 मई के वाकये को हम सीरियसली एक नुकसान समझते हैं, तो ये बात काबिल गौर है कि जिन लोगों के साथ बाद में जो सुलूक किया गया, वो भी इस मुल्क का नुकसान है, इस अवाम का नुकसान है, क्योंकि वही लोग इस मुल्क का CNIC रखते हैं, वो भी इस मुल्क के बाशिंदे। तो जो काम बाद में किया गया उसको पहले भी कंट्रोल किया जा सकता था। हाँ, इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जो हुआ था सही हुआ था, बिल्कुल ये गलत हुआ था, सही नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है आपको कि इस चीज में 100% शरपसंद अनासिर जो थे वो उसी सियासी जमात के, मेजॉरिटी केसेस में अगर हम देखें तो उसी सियासी जमात के वर्कर्स थे और उनके ऑडियो लीक्स के सामने आ गए, मगर आज तक उन शरपसंद अनासिर की कोई तायीन नहीं कर सकता। पीडीएम की गवर्नमेंट भी चली गई और जो हमारी निगरान हुकूमत है, इसने भी कोई खातिर-ख्वाह इक़दाम नहीं किए, इसने भी कोई खातिर-ख्वाह इक़दाम नहीं किए और इस चीज को सामने नहीं लाया गया कि एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व कौन था। और ना कोई इस चीज की 100% आपको गारंटी दे सकता है कि जो कुछ हुआ था 9 मई के वाकये में, उसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी जमात के वर्कर्स शामिल थे, बाकी कोई थर्ड पार्टी नहीं। तो जो थर्ड पार्टी हो सकता है, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसकी कोई तायीन नहीं कर सकते, जो कि एक सीरियस क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कि इस वाकये में सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री को मेजॉरिटी केसेस में निशाना क्यों बनाया गया? क्या ये वही फेल है या वही फसल है जिसके बीच हमारे सियासतदान अपने सियासत चमकाने के लिए बोलते हैं? और क्या ये वही सीन हो सकता है जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस मेरे जनरल और तेरे जनरल के गीत सुनाते? तो क्वेश्चन यही है कि ये क्या मिलिट्री के खिलाफ एक साजिश है या कोई और रीजन हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में उनको निशाना क्यों बनाया गया? अब अगर हम आवाम के अंदर जाए तो ज्यादा से लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा हो गया। अब अच्छा हुआ या बुरा, ये एक अलग डिबेट है उनके लिहाज से, और वो कहते हैं कि मिलिट्री का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो ये एक अलग डिबेट है। मगर मसला यहाँ पे ये है कि सिर्फ मिलिट्री को निशाना बनाना मेजॉरिटी केसेस में और सिर्फ इसी दिन निशाना बनाना, ये क्या एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? अब ये बात हम सबको वाज़ेह है कि अगर हमने बदला लेना था मिलिट्री से तो हमारी तीर यहाँ पे फेल हो जाती, क्योंकि उसी दिन एक कौम मुतहिद नहीं हुई थी जिसमें सारे शामिल हैं, बल्कि एक मखसूस पार्टी के लोग थे। तो यहाँ ये चीज के कोई इनकलाब आ जाएगा या हम बदला लेंगे और उसके लिए हम यूनाइटेड है, तो ये तीर यहाँ पे फेल हो जाती, क्योंकि जो पीडीएम के लोग थे वो भी करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं इस मुल्क के अंदर, वो तो मिलिट्री के शाना बशाना करते थे और वो मिलिट्री के साथ थे। तो फिर बदला किस चीज का, किससे और कौन सा कौम, कौन सा इनकलाब? तो क्या ये मिलिट्री के खिलाफ एक साजिश था और वो भी सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी के हुए? अब अगर इससे हम रूट्स में गए तो फिर वही बात कि पहले ये बातें तय हुई थी, अगर हुई थी तो क्यों हुई थी, आपके खिलाफ क्यों हुई थी, और अगर आपके खिलाफ थी तो उसमें क्या आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या नहीं, ये भी एक प्रश्न। क्योंकि आपके साथ उनकी दुश्मनी क्यों है? तो वही बात आती है, जैसा करोगे वैसा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 9 मई के वाकये को बहुत से सियासी जमातों ने अपने लिए एक आर्ट के तौर पे यूज किया, क्योंकि पॉलिटिक्स एक आर्ट होती है और अगर आप वहां पे आर्टिस्ट नहीं तो आप इस आर्ट को पेंट नहीं कर सकते। तो सियासी जमातें जितने भी थी, जिसको पीडीएम कहा जाता था, उनके लिए अच्छा मौका था कि अपने आप को रिकवर कर सके, जो उन्होंने खोया था उसको रिकवर कर सके। उसको एक नैरेटिव बनाया, उनको दहशतगर्द कहा, दुश्मन अनासिर में से उसको कंबाइन किया और कहा कि बस ये लोग थे, ये दुश्मन है, हम सिर्फ सही है, बाकी और सब कुछ गलत है और ये जो लोग हैं इसको खत्म होना चाहिए। तो इनके लिए भी एक बेहतरीन मौका प्रोड्यूस किया गया। और जो पहले इमरान खान साहब के पास ये आर्ट होती थी कि वो लोगों के जहनों में जो पेंटिंग करता था, ये आर्ट अब पीडीएम वालों के पास चली। और जनाब वाला, ये वही पीडीएम वाले सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क के, जिन्होंने माजी के अंदर बयानबाजी की है हमारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। लेकिन आज जब इनको ये मालूम हुआ कि अब एक मुंह है अपने आप को चमकाने के लिए, वही प्रो एस्टेब्लिशमेंट बन गए। आज उन्हीं इदारों के साथ खड़े हैं, मुंह से एक लफ्ज उनके खिलाफ नहीं निकल रहे और अपने दिली हमदर्दी कर रहे हैं।
लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखी तो ये वही लोग हैं जो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोल रहे थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते थे उनको लोग, और उनको जानते भी थे इसी चीज से, क्योंकि कभी मेरा जनरल और कभी तेरा जनरल, तो ये सीन्स हैं इनके पूरे माजी के अंदर। आज अगर ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है तो इस चीज को हमें अपने ज़हन के अंदर छाप कर रख देना चाहिए कि हमारी सियासी जमातें अपने फायदे के एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकती है। उनके पास एक प्लेट होता है जिसमें ये चीजें रख के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये है, आज हमने इसी थ्योरी पे काम करना है, कल अगर सिचुएशन तब्दील हो गई तो हमने फिर एक और कॉन्स्पिरेसी या थ्योरी पे अमल करना होगा। तो ये हमारी सियासी जमातों का हाल है, एक जगह के ऊपर ये टिक नहीं सकते। इसके साथ अगर हम एडिशनली देखें, जिन लोगों का आसानी के साथ तयन किया जा चुका है कि ये लोग शामिल थे इस 9 मई के वाक़ये के अंदर, उसमें ज्यादातर गरीब लोग, इसमें से वही लोग हैं जिनके पास शऊर की भी कमी थी और एजुकेशन की भी, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये वही लोग हैं जिनको आपके हिस्ट्री के अंदर कोई तालीम नहीं दी गई, कोई विस्डम नहीं दी गई, इसलिए आज ये हरकतें हो कर रहे हैं। तो अगर आज वो ये हरकतें कर रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक सियासी जमात या सारी सियासी जमातें या हमारे इदारे? इसके साथ बातें पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। मिलिट्री कोर्स के अंदर ट्रायल होगा इन लोगों को, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ गरीब अवाम का यहाँ पे ट्रायल्स होंगे या सियासी लीडरशिप को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा? क्योंकि मिलिट्री कोर्स के अंदर जो सजा होती है या जो उनकी ट्रायल्स होती है उसको जिस अंदाज में कंडक्ट किया जाता है उसको मैं और आप अपने घरों के अंदर रह के मजों के अंदर इसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उनकी अपनी मर्जी होगी फिर जितना वो कर सके वो करेंगे अपने आप के लिए। ये क्वेश्चन है कि जाएगा कौन वहां, सिर्फ अवाम या सियासी लीडरशिप? और साथ ये हमारी हुकूमतें जो इकट्ठी होती है कि हम एक बॉन्ड बनाते हैं इस मुल्क की खातिर, तो इस अवाम की खातिर भी आप कुछ करें, आए इन अवाम को भी समझाए, उनको भी एक रास्ता दे ताकि कल ये इस तरह के हरकतें ना। इसके साथ बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरा ये क्वेश्चन बनता है और मैं ये क्वेश्चन जरूर करूंगा कि अगर 9 मई के वाक़ये के अंदर जितने भी लोग उसमें मुलविस थे, वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्दी फैला रहे थे, उन्होंने दहशतगर्दी का काम किया, तो फिर ये क्वेश्चन कि जहां अगर इनकी तालीम हो चुकी है तो आज से चंद साल पहले पेशावर के अंदर मासूम बच्चों के स्कूल के ऊपर हमला किया गया और उनको वहां पे शहीद किया गया, क्या उन्हीं दहशतगर्दों की आज तक कोई तालीम हो सकी या ना हो सकी? क्या वो एक्चुअल में टेररिस्ट थे या नहीं थे? वो बिल्कुल टेररिस्ट थे, उनकी तालीम ना हो सकी, इमदाद को नुकसान पहुंचाया गया, सब गुस्से में आ गए कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन जब लोग मरते हैं उसकी कदर नहीं है। तो फिर चीजों को दोनों एंगल से देखना हो, अगर ये टेररिस्ट है इनको सजा हो सकती है तो डेफिनेटली उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए जिन्होंने मासूम बच्चों की जान ली। ये जो कंटेंट मैंने आज आपके सामने प्रोड्यूस किया ये एक्चुअली 9 मई के चंद रोज बाद मैंने एक स्क्रिप्ट में लिखी थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था चंद चीजों का, और इसलिए मैंने चाहा इसको मैं लेटर ऑन वीडियो के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करूंगा। आज तकरीबन सितंबर है और आज ही मैंने इसको वीडियो के फॉर्म में इंक्लूड किया है और आप तक पहुंचाया। जो बातें उस टाइम मैंने लिखी थी आज वही बिल्कुल सच साबित हो रही है। थैंक यू।